पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के 11th वीडियो को लेके आपके सामने हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन के रेट किस तरह से बढ़ते हैं, उसकी हम बात करते हैं। जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शंस के रेट बढ़ते हैं। ठीक बात है। अगर मैं इस बात को एग्जाम्पलीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके रेट डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंटेड फाइंडिंग आपसे एक और शेयर करूं कि जो N2O5 मॉलिक्यूल का डीकंपोजिशन है, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया जाए तो उसको हाफ अमाउंट खर्च होने में 12 मिनट लगते हैं। टेम्परेचर को घटा के अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा तो उसी अमाउंट को डिकम्पोज होने में 5 घंटे लग जाते हैं। और अगर मैं टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो इसी अमाउंट को डिकम्पोज होने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। आप समझ सकते हो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितने स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आइए आज हम इसी की बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ते हैं, कितने डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। और ये सबसे पहले स्टडी की थी आर्रेनियस ने, और उसी के कंटेम्पररी बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने भी इसको स्टडी किया था। तो इस पूरी थ्योरी को हम कोलिजन थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिनमें हम आर्रेनियस, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उससे एक हाई एनर्जी स्टेट बनती है जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो जब टूट जाता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी रिएक्शन में यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में पर सेकंड होने वाली कोलिजन्स के नंबर को बच्चों कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको Z से डिनोट किया जाता है। और आप लोग ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 10 टू द पावर 27 की रेंज की होती है। यानी कि 1 लीटर के कंटेनर में नॉर्मल टेम्परेचर पर सेकंड 10 टू द पावर 27 कोलिजन्स होते हैं। अब सोचिए, इतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो क्या रिएक्शंस तो कुछ मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाएंगी? कितने टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में? पर हमें पता है कि रिएक्शन सारी की सारी इतनी फास्ट तो नहीं होती। तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें और भी पॉइंट है जो हमें सीखने पड़ेंगे। फिर बाद में आर्रेनियस ने क्या बोला, कहते हैं जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उनकी सारी कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होती बच्चों। बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनको हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन से मेरा मतलब यह है कि वो कोलिजन्स जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा, उन कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स को होने के लिए आर्रेनियस कहते हैं कि 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा, 2 बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, या 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया होता है बेटे एनर्जी फैक्टर, और दूसरा क्राइटेरिया होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले मैं एनर्जी फैक्टर की बात करता हूं। आर्रेनियस कहते हैं कि किसी रिएक्शन मिक्सचर में मोस्टली सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक लिमिटेड एनर्जी के बीच में रहती है, जिसको हम एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी उस एवरेज एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनके कोलिजन के कारण ही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन नो डाउट इन एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा? पूरे कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा सा होगा। अब मान लीजिए 0.1% मॉलिक्यूल एक्टिव हैं, बाकी 99.9% मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? इनएक्टिव हैं। ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक और इनको शर्त पालन करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से हम कहते हैं रेट डबल हो जाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, नहीं। इसका कारण ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से उन मॉलिक्यूल्स का नंबर या फ्रैक्शन डबल हो जाता है जिनको हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मान लीजिए 100 में से 2 मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिव हैं, वो 2 मॉलिक्यूल मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे x ग्राम। मान लो मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब 2 की बजाय 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव हो गए, तो क्या प्रोडक्ट की अमाउंट x से 2x हो जाएगी? इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन
इसलिए डबल नहीं होते कि सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि इसलिए डबल होते हैं कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली प्रोडक्ट देने वाले हैं, उनका नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसको स्पेसिफिकली मैक्सवेल ने बहुत इंपॉर्टेंट कर्व के थ्रू समझाया है, जिसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। आइए हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। अगर मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस प्लॉट करूं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कर्व बेल शेप आता है। ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि बढ़ती हुई काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का, उसको रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन पहले तो बढ़ता है, एक मैक्सिमम को अचीव करता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर इसी कर्व को दोबारा स्टडी किया जाए तो ये ब्लैक वाला कर्व दिखाई देता है। अब जैसे ही टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया, तो जो सेकंड कर्व आया उसमें दो क्वालिटेटिव चेंज हो गए। एक तो इसकी हाइट ब्लू वाले से कम हो गई, और दूसरा आप देख पा रहे हैं ये राइट साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। इन दोनों बातों के अलग अलग मतलब है। पहली बात का मतलब क्या है, अगर इसकी हाइट कम हो गई, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को रख रहा था, अब मैक्सिमम फ्रैक्शन जो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को रखता है उसकी वैल्यू कम हो गई। मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70% मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को रखते थे। इस काइनेटिक एनर्जी को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं। तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल से कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हाइट छोटी होने का मतलब यह है कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो बड़ी हो गई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो बड़ी हो गई, लेकिन उनको रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम हो गया। उसको रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान से सुनिएगा भैया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 70% मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थी x। जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के 25 से 35 किया, अब पहले अगर 70% मॉलिक्यूल्स की आ रही थी x, अब जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 60% मॉलिक्यूल्स की आएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता है, लेकिन उसको रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। और राइट साइड में डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है, राइट साइड में डिस्प्लेस होने का मतलब यह है कि लगभग सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना, मैंने के स्टार लिखा है। के स्टार का मतलब ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होने के लिए जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स को मैंने के स्टार से शो की है। जरा देखना, इसका टी केल्विन पर जो फ्रैक्शन था, यानी कि कम टेम्परेचर पर जो फ्रैक्शन था वो ये था, इसको मैंने यहां एफ से डिनोट किया। जैसे ही टेम्परेचर मैंने 10 केल्विन बढ़ा दिया, अब ये फ्रैक्शन इससे बढ़ के इतना हो गया। अब ये फ्रैक्शन इससे बढ़ के क्या हो गया, इतना, यानी कि एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। इसका मतलब 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन डबल होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो इस कर्व से हमें पता लगता है कि सभी मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं होते, बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए डबल हो जाते हैं क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर या उनका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो एनर्जी बैरियर में हम किस तरह से कर्व के थ्रू इसको स्टडी करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, तो मैं उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के आपको चीजें क्लियर करने वाला हूं। आइए देखते हैं कैसे। सपोज मेरे पास है रिएक्शन बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रिएक्शन है डेल्टा H पॉजिटिव की, यानी कि रिएक्शन है एंडोथर्मिक। हमने इससे पहले ही देखा हुआ है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट की एनर्जी तो कम होती है बच्चों, और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। अगर मैं यहां कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी, और यहां कहता हूं रिएक्शन प्रोसीड कर रही है आगे, रिएक्शन प्रोसीड्स, तो ये जो कर्व आएगा वो नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर जाके खत्म होगा। सपोज मैंने ये वाला कर्व बनाया,
ये कर्व है, इसमें ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैंने भी आपको बोला किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी एक्टिव मॉलिक्यूल्स की होती है वो ज्यादा होती है एवरेज मॉलिक्यूल्स की कंपैरेटिवली। तो हर केमिकल रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए एक एनर्जी डिसाइडेड है, जिसके बिना वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं डिनोट कर रहा हूं, ये देखिए, ये रही, ये टोटल एनर्जी जो कंटेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो तो कम है, और जबकि इनको इस पहाड़ पे पहुंचना है, इस पहाड़ पर या इस एपेक्स पर जो स्पीशी रहती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या आप जानते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस स्पीशीज का नाम क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहता है कि मुझे प्रोडक्ट बनाना है, बताइए क्या उसको इस एनर्जी हमको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा क्या? यस, यानी कि उसका टोटल एनर्जी कंटेंट कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, मैं कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा दूं उसको जिससे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर ले, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखिए, इसको मैं बोल देता हूं EA। तो ये वो एनर्जी है जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। ये इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी थी, मुझे टोटल इतनी करनी है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ेगी, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा H। तो इस पूरे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में टोटल 7 टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। आइए देखते हैं कैसे 7 टाइप की मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट एनर्जी को बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है ना, इसकी एवरेज एनर्जी। सेकेंड एनर्जी को बोलते हैं बेटे एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है EP। और मैंने पहले ही बोल दिया EP इज ग्रेटर देन ER, दिख रहा है आपको, यानी कि EP माइनस ER की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। इसको नंबर 2 कह देता हूं। जो थर्ड एनर्जी है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, द टोटल एनर्जी कंटेंट दैट शुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं फोर्थ को एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। आप इसको समझने की कोशिश करना, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी को माइनस करके आएगी। आप ऐसे समझिए, मान लो आपको कोई पेन खरीदना है मार्केट से, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, आपके पास पॉकेट में 4 रुपीज ही है। बताइए आपको एक्स्ट्रा कितने रुपए चाहिए उसको परचेज करने के लिए, 6 रुपीज चाहिए बस। तो आपके पास एवरेज जो रुपीज थे वो 4 थे, आपको टोटल कितने चाहिए थे 10, तो एक्स्ट्रा आपको कितनी रिक्वायरमेंट थी 6 रुपीज की। ये एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो 6 रुपए आ रही है आपकी, दैट मस्ट बी 10 - 4। तो टोटल रुपए चाहिए कितने से पेन खरीदने के लिए 10, और आपके पास कितने थे 4। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जहां तक 5वीं एनर्जी का सवाल है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो छठी एनर्जी है, एरो देख लो बस आप, जो छठी एनर्जी है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो टोटल 7 टाइप की एनर्जीज हैं, और डेल्टा H मैंने बोल ही दिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। टोटल 7 टाइप की एनर्जी रिवाइज करो। ये कर्व एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट की एरिया एवरेज एनर्जी ER, यहां से लेकर यहां तक ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है EP। इन दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा H कहते हैं, आप देख पा रहे हैं। तीसरा, टोटल एनर्जी कितनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, थ्रेशोल्ड, कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, इतनी सी EA। लेफ्ट में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और राइट में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। क्योंकि हम फॉरवर्ड रिएक्शन ही पढ़ते हैं, नेचुरल सी बात है। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉरवर्ड। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, आप देख पा रहे हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये एक ही बात है।
क्योंकि मैं इसी रिएक्शन की स्टडी कर रहा हूं, तो ये और ये सेम बातें हैं। अगर मेरे को उल्टी रिएक्शन स्टडी करनी पड़ती तो ये रिएक्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता। उस केस में ये रिएक्टेंट होता ना, तो रिएक्टेंट से इस हम्प के बीच की जो दूरी होती है या जो एनर्जी गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं इनको सबको डिनोट कर दूं तो नंबर 1 पे क्या है? ER, क्या बोले इसको? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 2 पे क्या है? EP, इसको क्या बोले? एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3 पे क्या है? ET, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जो एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो। फिर नंबर 4 पे क्या है? EA, क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जिससे वो प्रोडक्ट बना लें। 5 क्या है? 5 और 4 तो एक ही बात है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। 6 क्या है? EA, बैकवर्ड, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और लास्ट डेल्टा H, ये क्या है? दोनों याद रख लेना, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आप कर्व में देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन की एंथैल्पी बोला जाता है। तो इस एनर्जी प्रोफाइल से हमारा क्लियर है कि अगर मेरे को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस एनर्जी को जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके लिए एवरेज एनर्जी में कितना ऐड करना पड़ता है उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये तो बात होगी एनर्जी बैरियर की। अब मैं बात करूंगा सेकंड बैरियर की जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। अब मैं बात करूंगा सेकंड बैरियर की जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। आइए देखते हैं ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब है। आर्रेनियस कहते हैं कि किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए खाली मॉलिक्यूल्स का एक्टिव होना जरूरी नहीं है। कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए उन एक्टिव मॉलिक्यूल्स को आपस में जो कोलाइड करते हैं उसकी डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर ही होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में अगर कोलाइड करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे नहीं कि वो किसी भी डायरेक्शन से कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने वाले। एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए बच्चों, मुझे AB मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवा के A2 और B2 मॉलिक्यूल बनाने। तो अगर मैं AB मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो मैंने AB मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। इसको शो करने के लिए A वाले को तो आप ऐसे मान लेना, ये वाला गोला, और B वाला पार्ट इसका है मान लेना। ये वाला पार्ट है A, ये वाला पार्ट है B, ऐसे इसका A वाला पार्ट और B वाला पार्ट। जब ये दोनों एक दूसरे के पास इस तरह से इस डायरेक्शन में आते हैं कि A से A टकराए और B से B टकराए, तो इस बात की गुंजाइश है कि A2 भी बन जाएगा बच्चों और B2 भी बन जाएगा ना। A2 भी बन जाएगा और B2 भी बन जाएगा। ये तो बन गया आपका B2 और ये आपका क्या बन गया? A2। तो आपकी रिएक्शन पूरी हो गई बच्चों। AB ये दोनों AB थे, इन्होंने इस तरह से जब कोलाइड किया तो A2 और B2 की बनने की पॉसिबिलिटी है। इसको बोलते हैं हम प्रॉपर ओरिएंटेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स। अब आप इमेजिन करो कि इन दोनों की कोलिजन अगर इस डायरेक्शन से हो जाती कि AB के सामने AB इस तरह से आता उल्टा होके, तब अब मुझे बताओ क्या इनके बीच में प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी आती क्या? फिर ये इससे कोलाइड करता, ये इससे कोलाइड करता। अगर ये दोनों इस तरह से कोलाइड करते तो मेरे पास क्या बन जाता? मेरे पास वापस AB और AB मिल जाते। देखो मेरे पास वापस क्या बन जाते? AB और AB। ये इससे टकराता है, ये इससे टकराता है, तो ये भी ये बन जाता है। ये इससे टकराता है, इससे टकराता है, तो दोनों ही केस में इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये तो प्रोडक्ट दे गया, ये नहीं दे पाया प्रोडक्ट, ये तो वापस रिएक्टेंट ही बन गए, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। यानी कि केवल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना सफिशिएंट नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो कोलिजन हो वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव कोलिजन होगी तभी जाकर
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इन दोनों की मुझे कोलिजन करवानी है, और कोलिजन करवाने का पर्पस ये है कि दोनों की डेथ हो जानी चाहिए कोलिजन से। थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं उनको पैदल टक्कर मरवाऊं, या उनको साइकिल पे टक्कर मरवाऊं, या उनको बाइक पे टक्कर मरवाऊं, या 180 की स्पीड पे कार में बिठा के उनको टक्कर कराऊं? कब उसकी डेथ होगी? जब आप 180 की स्पीड पे उनको कार में बिठा के एक दूसरे टकरा दोगे तो उनकी डेथ होने की संभावना ज्यादा है। इनकी डेथ का मतलब मान लो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की डेथ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट बन गया, ऐसे मान लो। तो न केवल मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी से इसको टकराना पड़ेगा तब जाके उन दोनों की डेथ होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि मुझे कार की जो डायरेक्शन है वो भी एक ही लाइन में रखनी पड़ेगी। सोचो, स्पीड तो मैं 180 की कर दूं, लेकिन ये इधर जा रही हो और दूसरी भी इधर जा रही हो तो टक्कर नहीं होगी। और मान लो एक दूसरे के पास भी आ रही हो, वो किसी एंगल पे चली जाए, ये सीधी सीधी आ रही हो, किसी एंगल पे जा रही हो, तो भी ये दोनों नहीं मिलेंगी, तब भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब कि किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करना जरूरी है, और उन मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके उन दोनों पर्सन की डेथ होगी, या यूं कहूं तब जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की डेथ होगी, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की डेथ होगी तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन फैक्टर को सीख सकते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड के अंदर एक रिएक्शन पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन। आपने पढ़ी होगी SN2 रिएक्शन, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड शो करते हैं, उसमें भी ओरिएंटेशन फैक्टर देखने को मिलता है। आइए उसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास ये है कोई हेलोजन है और ये कोई एल्काइल हैलाइड है, मान लो ये Cl लगा हुआ, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूं तो जब OH नेगेटिव के सामने Cl आता है तो Cl पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। बच्चों, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होने से इनकी कोलिजन से कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। यानी कि OH जब उसी डायरेक्शन से आएगा जहां Cl है तो ये पास ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिपेल करेंगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। तो बेटर क्या है SN2 रिएक्शन में? SN2 रिएक्शन में बेटर ये होता है कि जब ये अटैक करने के लिए आए, कौन? OH नेगेटिव। जब ये अटैक करने के लिए आए OH नेगेटिव, तो आपको याद होगा ये पीछे से अटैक करता है। पीछे से अटैक करने से फायदा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो ये ओरिएंटेशन तो कैसा था? इम्प्रॉपर था। पर ये ओरिएंटेशन क्या है? प्रॉपर है। और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, एक बनती है ट्रांजिशन स्टेट जो कि पेंटावेलेंट होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि स्टेबल नहीं होती बच्चों, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल नहीं होती, और जल्दी ही टूटकर Cl बाहर निकल जाता है और आपका प्रोडक्ट इन्वर्जन वाला मिलता है। आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है? इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। और इस इन्वर्जन का नाम भी आपके आगे आएगा, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया इस मॉलिक्यूल में। तो हमने देखा SN2 रिएक्शन में अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी, और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। एक चीज मुझे और बतानी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, याद रखना। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत कम स्टेबल होती है। ये आपकी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये बहुत कम स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होती है बेटे, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है। और प्रोडक्ट में मैंने बोल ही दिया, काइनेटिक एनर्जी हाई और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? लो होती है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि केमिकल काइनेटिक्स में किस तरह से आपने रिएक्शंस को डील करना है। तो ये तो बात होगी थ्योरी की। अब मैं आरएनएस इक्वेशन के डेरिवेशन से, टेम्परेचर की एब्सोल्यूट चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आएगा उसकी हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन की। बच्चों, आगे हम बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन की। आगे हम बात कर रहे हैं आरएनएस इक्वेशन की। तो आगे हम बात कर रहे हैं आरएनएस इक्वेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोपोर्शनल है ZAB इंटू एफ। अब मैं बताता जाता हूं साथ साथ आपको। ZAB को बोलते हैं बेटे बाई मोलिकुलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बाई मोलिकुलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। बाई मोलिकुलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जो F है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसकी वैल्यू ये आपको याद रखनी है, डायरेक्ट E की पावर -E/RT से देते हैं। और इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर इसको बोला जाता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो रेट हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू ZAB, F की जगह लिख देता हूं E की पावर -E/RT। और ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। R है गैस कांस्टेंट और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है। आप चाहो तो किलो जूल में ले सकते हो, चाहे किलो कैलोरी में, कुछ भी ले सकते हो। आगे चलते हैं। जब हम रेट कांस्टेंट, सॉरी इसको साइन को हटाते हैं तो एक फैक्टर आता है, उसको बोलते हैं बेटे P। एक कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं P। और ये कांस्टेंट आता है ओरिएंटेशन फैक्टर के कारण। ये आता है किसके कारण, ओरिएंटेशन फैक्टर के कारण आता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लूं तो क्या उस केस में रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाता है। इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम A एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो जो हमारी आरएनएस इक्वेशन आती है वो आती है K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर -E/RT। It is very important equation that is called as Arrhenius equation। इस इक्वेशन को Arrhenius equation कहा जाता है। अब इस Arrhenius equation में क्या है मैं यहां लिख देता हूं। इस Arrhenius equation में मैं यहां लिख देता हूं इसको प्रोपोर्शनल टू ZAB NF। इस Arrhenius equation में जो मुझे डिस्कस करना है, K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, A E की पावर -EA/RT। ये जो A फैक्टर है जो किसके मल्टीप्लाई से आया है, P और Z के मल्टीप्लाई से आया है। इसके कई नाम हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। एक को बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, एक को बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, इसी को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। याद रखिएगा नाम इसका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसी का तीसरा नाम है कोलिजन फैक्टर, कोलिजन फैक्टर। और ये मैंने बोल्ट्जमैन फैक्टर आपको बता ही दिया। तो इस तरह से हमें आरएनएस इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, जिससे हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करने से कितना रेट कांस्टेंट होगा किसी रिएक्शन के लिए बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और जितने भी इसके आगे फैक्टर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही आपको मेरी सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।